और आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर शिक्षा मंत्री ने एक नया आदेश पारित किया है। आदेश ये है कि अब क्लास में आपको यानी कि बच्चों को जब कोई सवाल पूछा जाए या अटेंडेंस लिया जाए तो बच्चे यस मैम, यस सर नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या बोलेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि बच्चे जो स्कूल में हैं, जब अटेंडेंस दे रहे हों या उन्हें किसी भी तरह से संबोधित किया जाए तो वो अपने टीचर के सामने जय हिंद कहेंगे। यानी कि अगर आपने कहा अजय कुमार प्रेजेंट तो अजय कुमार यानी कि मैं कहूंगा जय हिंद। यह है मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नया फरमान। अब जय हिंद बोलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। नाम विजय शाह, पद मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री। मंत्री जी ने स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया। ये तरीका है कि स्कूलों में सबसे पहले बच्चे जय हिंद बोलें। कैसे, ये भी समझ लीजिए। स्कूल में सबसे पहले बच्चों की अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस में बच्चे अपनी हाजिरी यस सर या फिर यस मैम कहकर जाहिर करते हैं। बस मंत्री जी यही चाहते हैं कि यस सर या फिर यस मैम की जगह जय हिंद बोला जाए। जय हिंद बोलने से मुझे लगता है कि हमारा देश और हम गौरवान्वित होते हैं। इसलिए 17 जिले के मैंने सबको निर्देश दिए हैं कि 1 तारीख से 17 जिले के सारे स्कूल में जब बच्चे हाजिरी देंगे तो यस सर और यस मैडम की जगह वो जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद सर। मंत्री जी ने देशभक्ति के इस पाठ के लिए पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। 1 अक्टूबर से सतना के स्कूलों में बच्चे जय हिंद कहना शुरू करेंगे और 1 नवंबर से पूरे मध्य प्रदेश में जय हिंद अनिवार्य करने का इरादा है। 1 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। कभी सूर्य नमस्कार तो कभी पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर बयान, शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश के आरोप कई बार लगे हैं और शिक्षा मंत्री विजय शाह के जय हिंद फॉर्मूले को भी विरोधी इसी चश्मे से देख रहे हैं। ये लोगों की दिक्कत क्या है, ये अपने आप को औरों में प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं समझते कि सामान्य जो हिंदुस्तानी है वो देशभक्त है, वो संघ की तरह मौका परस्त नहीं है। और ये मौका परस्त लोगों को देशभक्त बनाना चाहते हैं। अभी सिर्फ बयान भर आया है। अगर शिवराज सरकार ने इस फॉर्मूले को लागू कर दिया तो तय है कि देशभक्ति बढ़ाने के इस तरीके पर भी खूब सियासत होगी। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार 1 नवंबर से पूरे स्कूलों में इस योजना को लागू करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने पूरी योजना पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। जहां मध्य प्रदेश में बच्चों को अपनी क्लास में जय हिंद बोलना पड़ेगा हर मौके पर जब उनके शिक्षक उन्हें संबोधित करें, वहां उत्तर प्रदेश में मदरसों के अनुदान पर जबरदस्त तरीके से नकल कसी गई है। योगी सरकार ने 15 अगस्त को इस बात का निर्देश दिया था कि जिन मदरसों में झंडा ध्वज यानी झंडारोहण की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं अंजाम दिया जाएगा, उनके अनुदान पर विचार किया जा सकता है। तो राज्य सरकार ने 46 मदरसों के अनुदान पर रोक लगा दी है। हालांकि कागज पर यह कहा गया है कि मदरसों पर अनुदान इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उन्होंने मानकों का सही पालन नहीं किया है। लेकिन मदरसे यह कह रहे हैं कि दरअसल यह 15 अगस्त की खींच है जो उत्तर प्रदेश की सरकार निकाल रही है। योगी राज में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए आवाज उठी तो तारीफों के पुल बंद थे और अब जब मदरसों पर सरकारी कार्रवाई हुई तो सवाल उठने लगे। यूपी में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में चल रहे 46 मदरसों की अनुदान राशि रोक दी है। ये अनुदान सरकार के अल्पसंख्यक विभाग से मदरसों को मिलती है और अनुदान पर रोक के चलते अप्रैल से लेकर अगस्त तक की मदरसों के शिक्षकों की सैलरी रुक गई है। राज्य सरकार की दलील है कि जिन मदरसों का अनुदान रोका गया वो भवन मानकों का उल्लंघन कर रहे थे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 560 मदरसे सरकारी अनुदान पर चलते हैं। जिन 46 मदरसों का अनुदान रोका गया है उनकी 2 महीने से जांच चल रही थी। इस जांच को जिलाधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी कर रहे थे। मानकों की दलील के साथ ही सरकार के नुमाइंदे पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते नजर आए। आदरणीय योगी जी की सरकार से पहले ये तुष्टीकरण विभाग था, ये अब वास्तव में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हुआ है। शिक्षा में हम आमूल चूल परिवर्तन करके हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चे सब पढ़े लिखें,
सब रोजगार परक शिक्षा मिले, टेक्निकल एजुकेशन मिले, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने। इसलिए हमने सभी का सर्वे करवाया, सभी की जांच कराई है। उसमें 46 मदरसे ऐसे हैं जो मानक पूरे नहीं करते। तो इस लहजे में विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सरकार पर भेदभाव की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की सरकार कहीं न कहीं विशेष धर्म जात के लोगों को टारगेट करके काम करना चाहती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे इस तरीके की हरकतें करेंगे। सियासत में वार पलटवार होना लाजमी है, लेकिन जब ये सियासी बयान मजहब से जुड़े किसी पहलू के इर्द गिर्द घूमे तो समझ जाना चाहिए कि सियासी पक्षों के भी अपने अपने एजेंडे शामिल हैं। इसे सियासी मजबूरी नहीं तो और क्या कहा जाए कि मदरसा का नाम उत्तर प्रदेश में आते ही शिक्षा नहीं बल्कि तुष्टीकरण इसे जोड़ दिया जाता है। वर्तमान सरकार पिछली सरकार पर मदरसों के तुष्टीकरण का आरोप पड़ती है तो पिछली सरकार के नुमाइंदे वर्तमान सरकार पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। शिक्षा की बात चल रही है तो आइए जरा उत्तराखंड ले चले, जहां पर एक सरकारी स्कूल में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और वहां पर क्लास में पढ़ाई चल रही थी तो टीचर से शिक्षा मंत्री ने सवाल पूछे। टीचर सबका गई, पता ही नहीं था जवाब क्या दे। थोड़ा घबराई और मंत्री जी के दनादन सवाल के सामने बिल्कुल चौंकाने चित्त हो गई। अब उसके बाद मंत्री जी ने पाठशाला में क्या किया, जरा ये भी देख लीजिए। ऐसे माइनस प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है? मंत्री जी ने ली टीचर जी की क्लास। बच्चों के सामने टीचर के छूटे पसीने। केमिस्ट्री गणित के सवाल में कंफ्यूज हुई टीचर साहिबा। 2 + 2 = 4 होता है ना? ऐसे माइनस प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है? टीचर जी की ये क्लास ले रहे हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। दरअसल मंत्री जी स्कूलों के औचक निरीक्षण पर निकले थे और इसी सिलसिले में वो देहरादून के एक सरकारी स्कूल में जा पहुंचे और देखा कि एक टीचर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। तो फिर क्या था, मंत्री जी ने भी टीचर साहिबा की क्लास ले ली। उन्होंने ये जानने की कोशिश की क्या बच्चों को ठीक से पढ़ाया जा रहा है या नहीं। ऐसे माइनस प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है केमिस्ट्री में? मंत्री के सवालों को सुनकर महिला टीचर थोड़ा घबरा गई और ठीक से जवाब नहीं दे पाई। अब तो मंत्री जी ने उनके हाथों से चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखकर उनसे जवाब पूछ लिया। ये था शिक्षिका महोदया से मंत्री जी का सवाल। टीचर भी काफी घबराई हुई थी। उन्होंने सही जवाब तो दिया लेकिन टीचर साहिबा जी का आत्मविश्वास नदारद था। देखो यहाँ क्या होगा, ये केमिस्ट्री का सूत्र है, मैं जानने पूछ रहा हूँ। ये सर -2 है, -2 का 1 प्लस है तो आंसर हो जाएगा -1। 2 माइनस और 1 प्लस है, सही है? यहाँ क्या लिखूँगा ये बताओ। सर यहाँ पे माइनस लिखा है। ये ठीक है ना? हाँ यार उसको बोलो। टीचर महोदया अपने हिसाब से जवाब देती रही लेकिन मंत्री जी संतुष्ट नहीं थे और फिर नाराज मंत्री जी ने छात्रों के सामने ही टीचर को चेतावनी दे डाली। तो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए सामने बैठे डाले। मंत्री जी ने सरकारी स्कूल के हालात समझने की कोशिश की, ये तारीफ के काबिल है। लेकिन एक सच ये भी है कि स्कूल की टीचर्स की भर्ती भी सरकार ही करती है। ऐसे में अगर हालात ठीक नहीं है तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। टीम न्यूज़ नेशन। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने एक बैठक के दौरान कहा कि हिंदू होने की परिभाषा इस बात से तय नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति क्या खाता है और क्या पहनता है। इस बयान के बाद अब दरअसल इस बात पर चिंतन हो रहा है कि क्या मोहन भागवत संघ का एक नरम पहलू सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर संघ के अन्य घटक दलों की बात समझें, चाहे आप वीएचपी या अन्य लोगों की बात करें, तो गौरक्षा सबसे अहम माना जाता है। और ऐसे में क्या खाना चाहिए, किस तरह के पहनावा होना चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए, इस पर प्राथमिकता दी जाती है।
तो संघ के प्रमुख दरअसल किस दिशा को इंगित कर रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में यही सरकार की दिशा होगी? संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने ज्वलंत बयानों के लिए मशहूर हैं। ऐसे बयान जो कई बार बहस का सबब भी बने हैं, लेकिन इस बार मोहन भागवत के अल्फाजों की तासीर कुछ और नजर आती है। मोहन भागवत ने कहा है, हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ तय चीजें ही खाई जाएं या फिर कुछ तय परिधान ही पहने जाएं। हिंदू होने के असली मायने ये हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार किया जाए। मोहन भागवत ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब कुछ कथित हिंदूवादी संगठन बीफ जैसे मुद्दों पर लगातार सक्रिय है और देश में असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ी है। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या भागवत संघ की स्वीकार्यता हर तबके में चाहते हैं। हम सब लोगों को उनके भ्रमों से निकालकर एक सत्य सुख की राह पर ला रहे, जिसके लिए उनको बाहर की कोई बात बदलनी नहीं पड़ती, न भाषा बदलनी पड़ती है, न भाषा बदलनी पड़ती है, न पूजा बदलनी पड़ती है, न खान पान बदलना पड़ता है, न रीति रिवाज बदलना पड़ता है, न कुछ बदलना पड़ता है। इन सबको स्वीकार करने वाला रास्ता वो मानवता ही है। और क्या है? हम मानवता का काम कर रहे हैं। खैर, भागवत का मकसद जो भी हो, लेकिन इस बयान के बाद एक बार फिर संघ विरोधी अपने अपने अंदाज में संघ और बीजेपी को निशाने पर लेते नजर आए। देखिए, मैं समझता हूँ 3.5 वर्षों में जिस तरह से सामाजिक ताना बाना तोड़ा है देश का, तो उसको कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास है। मोहन भागवत ने कुछ ही दिन पहले ये भी कहा था कि देश का संविधान भी भारतीय मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप होना चाहिए और इस बयान पर बहस छिड़ गई थी। ऐसे में भागवत का नया बयान और इस बयान की नरम तासीर सोचने पर मजबूर करती है। टीम न्यूज़ नेशन। बलात्कार के दोषी रोहतक के जेल में बंद गुरमीत राम रहीम इस वक्त जेल में हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक गुरमीत राम रहीम से मिलने के लिए उस जेल में कोई भी नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ गुरमीत राम रहीम के गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश पूरी की जा रही है और सिरसा में आज पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के IT हेड को गिरफ्तार कर लिया है। अकेला पड़ गया है राम रहीम। राम रहीम से मिलने कोई नहीं आया। रोहतक जेल में राम रहीम की हालत को देखकर कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में 15 दिनों के अंदर राम रहीम से मिलने अब तक कोई नहीं आया। यानी जैसे ही साम्राज्य ध्वस्त हुआ, वैसे ही राम रहीम की कीमत भी कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज पुलिस ने सिरसा में छापेमारी कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने डेरा के IT हेड विनीत को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को विनीत से एक हार्ड डिस्क भी मिली है। बताया जा रहा है कि इस हार्ड डिस्क में डेरा सच्चा सौदा में लगे 5000 CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग्स हैं और इसमें उस वक्त की भी रिकॉर्डिंग है जब गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा से कोर्ट गया था। विनीत नाम के लड़के को अरेस्ट किया है और हार्ड डिस्क 65 उसकी निशानदेही के खेतों से बरामद। बाकी तफ्तीश जारी है, जैसे भी तफ्तीश में आएगा उस हिसाब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को यह हार्ड डिस्क एक खेत से मिली है जो इसी तरफ इशारा करती है कि विनीत सबूत मिटाने की फिराक में था। वहीं सिरसा में एक और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा में काम कर रहे हरमेल नाम के एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। हरमेल वही ड्राइवर है जिसने सजा के ऐलान के बाद राम रहीम की लैंड क्रूजर गाड़ी को आग लगा दी थी। बहुत मुमकिन है गाड़ी को आग लगाकर हरमेल ने कोई सबूत मिटाने की कोशिश की हो। टाइम जो ये ड्राइवरी कर रहा था, जिसके बारे में इसको पूछताछ चल रही है कि ये गाड़ी इसने क्यों जलाई। अब राम रहीम के साम्राज्य पर एक एक कर चोट पड़ती जा रही है और राम रहीम और उसके समर्थकों की करतूतों का पर्दाफाश होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके जीवन में आपके बच्चे की कीमत क्या है? शायद अमूल्य, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ
अपने पूरा भविष्य, भूत सब कुछ जोड़कर देखते हैं और अपनी जिंदगी अपने बच्चे के लिए गुजार सकते हैं। लेकिन आज रिश्ते कितने बिकाऊ हो चुके हैं ये दिख रहा है उड़ीसा में। भद्रक में एक पिता ने अपनी छोटी सी बेटी को सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि उसे मोबाइल फोन खरीदना था। पिता ने अपने बेटी को बेचा और उसकी पत्नी ने उसकी शिकायत की। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और तब आरोपी पिता ने इस बात को माना कि सिर्फ मोबाइल खरीदने के लिए उसने अपनी बेटी को बेचना मुनासिब समझा। ऐसे बाप हों तो फिर जल्लादों की क्या कमी होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं हरिद्वार में सरकारी अस्पताल में कैसे रिश्वत लेकर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर है। एक मरीज का मेडिकल करवाना था, इसके एवज में डॉक्टर साहब ने अपना ड्रॉर खोला और जैसा कि हमारे यहाँ परिपाटी है, जैसे ही कोई सरकारी अधिकारी ड्रॉर खोले मतलब है कि जेब गरम कर दी जाए उसकी। और फिर देखिए क्या बेशर्मी से जनाब पैसे गिन रहे हैं, ड्रॉर के भीतर रख रहे हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला वीडियो पर रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद अब अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए डॉक्टर साहब के खिलाफ एक्शन लेने का मन बनाया है। अब इसके बाद भी मन बनाने की आवश्यकता है क्या? और आइए आपको दिखाते हैं इरमा तूफान ने जो तबाही मचाई है वो कितनी जबरदस्त है। हालांकि अब इरमा तूफान धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा मचाई गई तबाही दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। कैरिबियन द्वीप के सेंट मार्टिन का ये वीडियो है जो कि अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरा का पूरा शहर पूरे तरह से तहस नहस हो चुका है, कुछ भी रहने लायक नहीं बचा है। कोई भी ऐसा मकान नहीं है जो साबुत खड़ा हो और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां नुकसान या क्षति न दिखाई दे। इरमा तूफान ने अपने रास्ते में हर चीज को नेस्तनाबूद कर